नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे, लेकिन इस बार वर्चुअल मोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सर, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। और धन्यवाद अंकित जी। आमतौर पे हमने देखा है कि जब भी देश में बड़ा चुनाव होता है, राज्य में बड़ा चुनाव होता है, तो किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन चुनाव से 2-3 महीने पहले किसी पार्टी के अध्यक्ष ये कहता है कि उसे चुनाव लड़ना है, इसलिए वो अध्यक्ष नहीं रहना चाहता। तो सर, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे थे ललन सिंह, उनको लेकर क्या हुआ? उन्हें हटाया गया या उन्होंने इस्तीफा दिया है? इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं और नीतीश कुमार आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, अगर कोई पार्टी का अध्यक्ष चुनाव से पहले ही हथियार डाल दे ये बात कहते हुए कि मुझे खुद का चुनाव लड़ना है, यानी कि वो या तो स्वार्थी है कि उसको सिर्फ अपनी निर्वाचन की पड़ी है और पार्टी की चिंता नहीं है, तो ये दिखाता है कि जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वो राष्ट्र हित की चिंता करते हैं कि स्वहित की चिंता करते हैं। हुँ। दूसरा, आपको यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि एक उदाहरण अमित शाह जी का लेना चाहिए। अमित शाह जी जब 2019 का लोकसभा चुनाव था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो खुद भी गांधीनगर से चुनाव लड़े थे और अपनी पार्टी को अकेले दम पर 303 सीटें जिताकर लाए थे। ऐसे ही बहुत सारी पार्टियों के अध्यक्ष हैं। आप छोटी पार्टियों का नाम लेना चाहें तो ओवैसी हैं, तमाम नाम गिनाए जा सकते हैं, ऐसे ही जो कि पार्टी अध्यक्ष चुनाव लड़ते हैं और अपनी हुँ। पार्टी को भी कुछ ना कुछ जो जहां भी उनका आधार होता है वहां पर अच्छा प्रदर्शन लाते हैं और खुद का भी चुनाव वो जीते हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का अगर हम इतिहास देखें, 20 साल का, 2003 में उसका गठन हुआ, 20 साल का इतिहास देख लें तो चाहे जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर अभी हाल ही में सीपी ठाकुर तक कोई भी अपना जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर पाया और सबकी विदाई ऐसे ही अचानक अप्रत्याशित हुई है। और नीतीश कुमार जिस तरीके से पार्टी पर कब्जा रखते हैं और उनको जब भी लगता है कि कोई उनके हाथ से बाहर जा रहा है या किसी दूसरे दल से करीबी बढ़ा रहा है, या मुझे लगता है कि मैं अपना प्रभाव उसके सामने खोता जा रहा हूं, या नीति निर्णायक भूमिका में वो आ रहा है, उसको वो तमाम जो भी उसके साथ करीबियां रही हो, उसके साथ संबंध रहे हो, वो भुलाकर उसको किनारे कर देते हैं। एक जरा सा भी उसमें समय वो जाया नहीं करते हैं। आप बिल्कुल। देखिए कि सिर्फ पार्टी ही नहीं, उन्होंने जब सरकार की जिम्मेदारी जीतन राम मांझी को सौंपी, जीतन राम मांझी जब खुद से निर्णय करने लग गए, तो नीतीश कुमार ने भी उनको भी तुरंत हटा दिया था। तो ऐसी ही जिस तरह की अटकलें थी कि वो तेजस्वी यादव को कमान सौंपना चाह रहे थे, या वो खुद आरजेडी से राज्यसभा जाना चाहते थे, ऐसे तमाम तरह की बातें हैं। तो जब नीतीश कुमार क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग उनके पास है, उनके पास तमाम जानकारियां रहती हैं कि कौन क्या कर रहा है। अपने नेताओं पर भी नजर रखते हैं, पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं, और खासतौर पर नीतीश तो मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। और ऐसे ही नहीं, वो लगभग 2 दशक से मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार के। तो बिल्कुल। उनको जब पता था कि ये समय ऐसा आ जाए जब स्थितियां हाथ में ना रहें, ऐसा समय नहीं आने देना है और हालात को तुरंत संभालना है, और इसीलिए फटाफट एक्शन हुआ है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाकर ये निर्णय किया गया, और मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति पर इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि एक तो ललन सिंह सवर्ण भी थे, और जिस तरह से जाति आधारित जनगणना की मांग की बात उन्होंने अध्यक्ष बनते ही फिर से की है नीतीश कुमार ने, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक जातिगत मुद्दे पर चुनाव को ले जाने का प्रयास है। और दूसरा, नीतीश कुमार ने पार्टी अध्यक्ष पद अपने पास लेकर फिर से जो उनका इंडिया गठबंधन है उसमें उन्होंने एक प्रयास किया है कि जो भी अब डील की बात हो वो सीधा मुझसे हो। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह नहीं है, तो सीटों का निर्धारण वो नहीं करेंगे कि किसको कितनी सीटें देनी है, आपको सीटों हुँ। के लिए मुझसे बात करनी होगी। तो अपनी भी एक उन्होंने इंडिया गठबंधन में के जो बैठक है उसमें, मंच है उसमें अपना एक भूमिका, अपना प्रभाव बढ़ाया है। तो नीतीश कुमार ने कई सारे मैसेज दिए हैं, और जिस तरह से वो चल रही हैं चर्चाएं कि वो एनडीए के साथ वापस आ सकते हैं, एनडीए कह रहा है कि हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। हुँ। देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तो है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की जो अगर आप राजनीति देखें पिछले 2 दशक की, तो इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। अभी नीतीश कुमार है, हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो किसी और को बनाए, और उसका भी हश्र यही होना है जो सीपी ठाकुर का हुआ, जो जॉर्ज फर्नांडिस का हुआ, जो ललन सिंह का हुआ। चूंकि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का जो वक्त है वो बेहद करीब आ गया है, निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। जिसको भेजा गया है वो बोल रहा है कि हमें जाना नहीं है, और कुछ लोग अभी डिसीजन तक नहीं ले पाए हैं। कुछ लोग इसलिए नाराज हैं कि उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया है।
इसको लेकर राजनीति खूब हो रही है। आप पूरे मामले को लेकर कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो अंकित जी, आज का दिन भी ऐतिहासिक है, क्योंकि राम नगरी अयोध्या को आज बिल्कुल, करोड़ों रुपए की जो सौगातें मिली बिल्कुल, हैं, उससे इस पवित्र नगरी का आप समझिए कि भाग्योदय हो गया है। मंदिर बिल्कुल, बन रहा है, लेकिन मंदिर के साथ ही हमको ये देखना चाहिए कि सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन गया है, एयरपोर्ट बन गया है। ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए कि वो अयोध्या जहाँ पर कि जब विवाद था, तब यहाँ पर कोई आता नहीं था, पर्यटक नहीं आते थे, लोग जो आस्था रखते हैं वो भी अपने घरों में पूजा कर लेते थे, वो भी नहीं आते थे, क्योंकि तमाम तरह की यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी बाध्यताएं थी, जिनको पार करना पड़ता था। इसके अलावा आप फोटो नहीं खींच सकते थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन वक्त बदला, अयोध्या के हालात बदले, और आज देखिए अयोध्या में लाखों लोग यहाँ पर रोजाना दर्शन के लिए आते हैं। और जिस तरह से यात्री सुविधाओं का यहाँ पर विकास और विस्तार हुआ है, उससे अयोध्या की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होना तय है। हमने देखा कि किस तरीके से काशी में जब कॉरिडोर बन गया, वहां पर श्रद्धालु देश भर से, दुनिया भर से आने लगे। और आपको दिखाई दिया कि किस तरीके से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको लगातार लाभ हुआ। आज जो अयोध्या को जो कुछ मिला है, चाहे ट्रेनों के माध्यम से हो, चाहे बस स्टैंड वहाँ पे नया बना है, एयरपोर्ट बन गया है, विदेशों से भी लोग आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें बनी हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था को लाभ होगा आपकी जगह। और दूसरा क्या है कि अब आप देखिए कि आपने बात की कि किसी को निमंत्रण भेजा जा रहा है, किसी को नहीं भेजा जा रहा है। जिसको भेजा गया है वो कह रहा है मुझे जाना नहीं है, जिनको मिल गया है वो अभी निर्णय नहीं ले पाए हैं। सबसे पहली बात तो जो इसमें बेसिक चीज मैं देखना चाहता हूँ कि अगर आप राम भक्त हैं तो निमंत्रण की जरूरत ही नहीं है आपको। और अगर आप राम भक्त हैं और अपने आप को राम भक्त कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, और निमंत्रण स्वीकार करें या अस्वीकार करें, इस संशय में है, तो आप राम भक्त नहीं है। क्योंकि बुलावा आ गया है तो आपको जाना ही चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी ऐसी दिक्कतें हो जाती है कि नहीं जा पाता है व्यक्ति, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप राम भक्त हैं और आप कह रहे हैं कि अभी हमने निर्णय करना है कि हम जाएं कि नहीं जाएं, तो वो जो बात है वो पचती नहीं है। ये इसमें विशुद्ध राजनीति ही लगती है। देखिए, हाँ, चाहे कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण मिला हो, चाहे अन्य दल के नेता को निमंत्रण मिला हो, जिसको भी मिला है उसको जाना चाहिए। और खासतौर पे आप देखिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि 24 पीढ़ियां जिस तिथि का इंतजार करते करते चली गई, आज की पीढ़ी वो दिन देख पा रही है। हम कलयुग में हैं, लेकिन हम त्रेता युग में जी सकते हैं। उस समय क्या हुआ था, आप देखिए कि 22 तारीख को जो दृश्य सामने होगा वो त्रेता युगीन दृश्य होगा। रामोत्सव बिल्कुल, कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तो हम सबको जिम्मेदारी है, हम सबकी को एक ये मौका मिला है, मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये कोई राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, ये अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं है। ये जो वहां पर आस्था का सैलाब उमड़ेगा, उसमें उसके साथ उमड़ने का और राम भक्ति में डूब जाने का एक मौका मिला है, जिसको जाया नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है राजनीति इसमें बिल्कुल नहीं तलाशनी चाहिए। जो लोग राजनीति करते थे वो राजनीति ही करते रह गए, उस राजनीति से उनको भले लाभ हुआ हो, लेकिन अयोध्या को कोई लाभ नहीं हुआ था। अयोध्या को लाभ अब हो रहा है जब वहां पर विकास की राजनीति हो रही है, वोटों की राजनीति नहीं। वोटों की राजनीति से सिर्फ नेताओं को फायदा होता है, विकास की राजनीति से क्या फायदा होता है आप अयोध्या वासियों से पूछेंगे तो उनको पता लगेगा। क्योंकि उनकी गलियां टूटी पड़ी थी, उनकी नालियां ठीक से बनी नहीं थी, पानी सड़कों पर आता था, उनके यहाँ पुल नहीं थे, उनके यहाँ जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता था। जब देखो तब कर्फ्यू लग जाता था। आज आप खुशहाली देखिए, आपको साफ अंतर पता लगेगा। ये होती है विकास की राजनीति। और अगर इसके लिए बीजेपी कहती है कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिसने काम किया है उसको अधिकार है कि वो वोट मांग सके उस काम के नाम पर। बिल्कुल। तो सर आप हम हमारे साथ जुड़े चाय पे समीक्षा कार्यक्रम में आपने शिरकत किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रभा साक्षी की ओर से तमाम देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।